हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीटीएससी लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेके 4 तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। ये है हमारा पार्ट 5। तो आपको हाईली रिकमेंड किया जा रहा है कि अभी तक अगर आपने पार्ट 1 से लेके 4 तक नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें, 1 से 2 बार रिविजन करें, फिर आप पार्ट 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड a user inserts a table of contents. Later, new headings are added to the documents, but the table of content does not reflect them. What should be done? बोल रहा है कि कोई यूजर है जो एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट किया है। टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब जैसे आप जो इंडेक्स देखते हो, कोई भी बुक होता है उसका आप इंडेक्स देखते हो कि फर्स्ट पेज में क्या है, सेकेंड पेज में क्या है, या फिर फर्स्ट चैप्टर कहां तक है, उसके बाद सेकेंड चैप्टर कहां तक है। ये हमारा होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो कोई यूजर है जिसने टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट किया है, बाद में उसने क्या किया है, नया हेडिंग ऐड किया। लेटर न्यू हेडिंग्स आर एडेड। उसी डॉक्यूमेंट में बाद में नया हेडिंग ऐड किया गया है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, राइट, अपडेट नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है, क्या करना चाहिए? रिक्रिएट द इंटायर डॉक्यूमेंट। अगर सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट नहीं हुआ है तो क्या पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए? अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसको अपडेट करना चाहिए। सेव द डॉक्यूमेंट्स विद अ डिफरेंट नेम। क्या दूसरे नेम से हम सब जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? और इनेबल ट्रैक चेंजेस, और ट्रैक चेंजेस को इनेबल करना चाहिए। आंसर क्या होगा बताइए। तो देखो हमारा इशू क्या है, इशू ये है कि जब नया हेडिंग हमने ऐड किया है तो जो टेबल ऑफ कंटेंट है अपडेट नहीं हुआ है, तो पहले हमें उसे अपडेट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ टीओसी को पकड़ेंगे, यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स को पकड़ेंगे और उसको कर देंगे अपडेट। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हम क्यों बनाएंगे भाई, हम उसको अलग नाम से क्यों सेव करेंगे? आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, जैसे मान लो हमारे पास एक कोई रिपोर्ट बना है जिसमें इंट्रोडक्शन है 1 से लेकर 3 पेज तक, फिर लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। इसको हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट, ए वर्कशीट कंटेन्स फॉर्मूलाज रेफरेंसिंग सेल्स B2 से लेके B20। हमने क्या किया है, न्यू रो 5 के पास इंसर्ट किया है। हमने क्या किया है, एक न्यू रो 5 के पास इंसर्ट किया है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा? ऑल फार्मूलाज बिकम इनवैलिड। हमने एक नया जो रो है अगर ऐड कर दिया है तो क्या जो फार्मूला है इनवैलिड हो जाएगा? नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा। हमने एक नया रो को ऐड किया तो फार्मूला पूरा पूरा वैलिड रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएंगे। कॉल रेफरेंसेज एडजस्ट ऑटोमेटिकली। क्या जो सेल रेफरेंसेज है, कॉल प्रोनाउन सेल रेफरेंसेज, क्या उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में एक फीचर बनाया गया है कि अगर कोई भी नया सेल हम ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो फॉर्मूला अपने आप एडजस्ट होगा। पहले अगर 20 का, मान लो 20 नंबर था, उसका मैं एवरेज निकाल रहा हूं, तो एक नंबर अगर हमने डिलीट कर दिया है, एक सेल को हमने डिलीट कर दिया है, तो अब 19 नंबर का एवरेज निकलेगा। फॉर्मूला 0 बन जाएगा। रेफरेंसेस चेंजेस ओनली आफ्टर कैलकुलेशन, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। जैसे मान लो पहले हमारा फॉर्मूला था 20 से लेके B2 से लेके B20 तक, अगर एक सेल में ऐड कर देता हूं तो B2 से लेके B21 तक हो जाएगा, मतलब एक सेल ऐड हो रहा। नेक्स्ट, while sorting an Excel table containing employee names and salaries। एक एक्सेल का टेबल है, उसको हम सॉर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम और सैलरी जिसमें है, केवल सैलरी का कॉलम सेलेक्ट हुआ है बिफोर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने से पहले हमने केवल जो सैलरी का कॉलम है वही सिलेक्ट हो पाया। इसका कंसिक्वेंसेज क्या हो? हमें सिलेक्ट करना था दोनों, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, दोनों के हिसाब से सॉर्ट करना था, लेकिन सॉर्टिंग से पहले क्या हुआ है, केवल जो सैलरी का कॉलम है वही सिलेक्ट हो पाया है। तो इसका परिणाम क्या हो? नेम्स एंड सैलरीज बिकम मिसमैच्ड। क्या जो नेम है और सैलरी है मिसमैच हो जाएगा। इंटायर टेबल रिमेन्स कंसिस्टेंट। पूरा का पूरा टेबल कंसिस्टेंट रहेगा। यहाँ तो एम्प्लॉय नेम भी है और सैलरी भी है, केवल सैलरी नेम पकड़ाया है, तो क्या कंसिस्टेंट रहेगा? नहीं। एक्सेल ऑटोमेटिकली कैंसल सॉर्टिंग।
क्या जो एक्सेल है ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग को कैंसिल कर देगा? नहीं करेगा सर। क्या जो वर्कबुक है रीड ओनली बन जाएगा? नहीं। हमारा जो नेम है और जो सैलरी है वो मिसमैच हो जाएगा। जिस सैलरी के हिसाब से हमारा नेम था, जिस नेम के हिसाब से सैलरी था, वह उसका जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, a PowerPoint presentation contains embedded videos that play correctly on the creator's computer but fail on another computer. What is the most probable reason? ऐसा काफी बार होता है कि जैसे मान लो कि हमने कोई पीपीटी बनाया और उसमें एक वीडियो हमने क्या किया, इम्बेड कर दिया जो हमारे लोकल डिवाइस में, और उसी पीपीटी को हमने अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया या फिर मान लो आपको शेयर कर दिया, लेकिन आपके जो कंप्यूटर है उसमें पूरा का पूरा टेक्स्ट तो दिखेगा लेकिन वो वीडियो प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार वो जो वीडियो था वो मेरे कंप्यूटर में था, आपके कंप्यूटर में नहीं है। मैंने उसका कोई ऑफिशियल लिंक नहीं डाला था, मैंने क्या डाला था, उस वीडियो को ही इम्बेड कर दिया था। तो क्या आ जाएगा, मिसिंग फाइल मीडिया और अनसपोर्टेड कोडेक या फिर लो मॉनिटर का रेजोल्यूशन कम हो जाएगा इसलिए, रैम कम है इसलिए, स्लाइड का साइज इनकरेक्ट है इसलिए। नहीं, मिसिंग मीडिया और अनसपोर्टेड कोडेक हमारे पास इसका परिणाम हो जाएगा। नेक्स्ट, ए यूजर वांट्स टू सेंड पर्सनलाइज्ड अपॉइंटमेंट लेटर्स टू 500 कैंडिडेट्स यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एन एक्सेल शीट कंटेनिंग कैंडिडेट डिटेल्स, व्हिच फीचर शुड बी यूज्ड। और भाई यार ये जो पर्सनलाइज्ड अपॉइंटमेंट लेटर्स, मैसेज, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें एक साथ हम सेंड करते हैं काफी सारे लोगों को, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये करते हैं मेल मर्ज की हेल्प से। मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक बहुत तगड़ा फीचर है। अगर हजारों लोगों को हमें एक साथ उनके नाम से मैसेज भेजना है, उनको कॉल लेटर भेजना है या फिर कोई भी चीज भेजना है जिससे बल्क ऑफ जो पीपल हैं वो इन्फॉर्म हो पाए, तो उसके लिए जो एमएस वर्ड है एक काफी तगड़ा फीचर देता है जिसका नाम है मेल मर्ज। ऑटो करेक्ट क्या है सर? जैसे मानो आप कोई टेक्स्ट लिखते हो और इसमें कुछ गलतियां होती हैं तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है। ट्रैक चेंजेस, हम चेंजेस को ट्रैक करते हैं। स्मार्ट आर्ट, जो चीजें होती हैं उनको स्मार्ट बनाते हैं, उनका टेक्स्ट का स्टाइल, इमेजेस हम चेंज करते हैं। तो जो मेल मर्ज है इसका यूज होता है पर्सनलाइज लेटर्स, ईमेल्स और लेबल्स को क्रिएट करने में, एनवेलप्स को या फिर सर्टिफिकेट को। एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, और उससे जो अटैच्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो हो सकते हैं डेटा सोर्स जैसे एक्सेल सीट। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ भेज रहे हैं, लेकिन एक्सेल का कुछ चीजें जो डिटेल्स है उसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, एन एक्सेल फॉर्मूला सम A1 colon A10 displays an incorrect result after several rows hidden using auto filter। जो फॉर्मूला है सम कर रहे हैं हम सेल A1 से लेके A10 तक, तो ये क्या कर रहा है, कुछ एरर मैसेज दे रहा है, इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है। आफ्टर सेवरल रोज आर हिडन यूजिंग ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर हेल्प से जो चीजें जो रोज हैं कुछ हिडन हो गई हैं, इसलिए जो रिजल्ट हो रहा है वो गलत आ रहा है। तो कौन सा फंक्शन यूज होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए? ओनली विजिबल रोज। जो रोज विजिबल है केवल वही चाहिए। जो रोज इनविजिबल है, मतलब रोज जो नेक्ट आई से नहीं दिख रहे हैं, जो हमें एक्सेल के अंदर नहीं दिख रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं चाहिए। जो हमें दिख रहे हैं साफ साफ, उन्हीं का रिजल्ट चाहिए। तो क्या काउंट से हो जाएगा? काउंट तो इंटीजर वैल्यू को काउंट करता है। क्या एवरेज से हो जाएगा? ये तो एवरेज निकालेगा। क्या इफ से हो जाएगा? ये होता है सब टोटल से। सब टोटल से क्या होता है, केवल जो विजुअल रोज होता है उनको उन पे ऑपरेशन होता है। देखो जो सब टोटल है, अगर 9 आर्गुमेंट को मैं पास कर रहा हूँ ए से लेके A10 तक, इसका मतलब है सम हो रहा है। अगर 1 को पास कर रहा हूँ तो एवरेज हो रहा है। अगर 2 को पास कर रहा हूँ तो काउंट हो रहा है। अगर 3 को पास कर रहा हूँ तो काउंट ए हो रहा है। अगर 4 को पास कर रहा हूँ तो मैक्स हो रहा है। और 5 को पास कर रहा हूँ तो मिन हो रहा है। इसको आप ध्यान रख सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि सब टोटल अगर 5 है आर्गुमेंट के तौर पे, तो कौन सा ऑपरेशन होगा, क्या होगा? जब सब टोटल 5 होगा तो क्या होगा सर? मिनिमम एलिमेंट्स को निकालेगा। नेक्स्ट, ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंटेन्स हाइपरलिंक्स टू एक्सटर्नल पीडीएफ फाइल्स। एक पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है जो एक हाइपरलिंक को कंटेन कर रहा है, जो एक दूसरे पीडीएफ फाइल का। हाइपरलिंक मतलब
क्लिकेबल लिंक्स, ऐसा लिंक अगर उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाएंगे, एक्सटर्नल पीडीएफ पे जाएंगे, एक्सटर्नल पेज पे जाएंगे, या फिर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। आफ्टर कॉपिंग द प्रेजेंटेशन टू अनदर कंप्यूटर, उसी पीपीटी को हमने दूसरे कंप्यूटर में अगर क्या किया है, कॉपी कर दिया है, द हाइपरलिंक स्टॉप्स वर्किंग, तो जो क्लिकेबल लिंक है वो काम करना बंद कर दिया है। कारण क्या है? ब्रोकन फाइल पाथ और मिसिंग पीडीएफ फाइल, जो फाइल पाथ है वो ब्रोकन है या फिर पीडीएफ फाइल प्रेजेंट नहीं है। स्लाइड ट्रांजिशन आर डिजेबल, जो स्लाइड का ट्रांजिशन है अगर वो डिजेबल हो गया है तो क्या जो प्रेजेंटेशन है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो पासवर्ड मांगेगा, ना कि हाइपरलिंक काम नहीं करेगा। फॉन्ट सब्स्टिट्यूशन अकर्ड नहीं। देखो इसमें क्या किया गया, अगर एक्सटर्नल पीडीएफ किया गया तो अगर वो लिंक ठीक से काम नहीं कर रहा है, अगर जिस लिंक पे पीडीएफ हमारा अपलोडेड था अगर वो लिंक ठीक से काम नहीं कर रहा या फिर वहां पीडीएफ डिलीट कर दिया गया वहां से, तो क्या करेगा, बोलेगा या तो फाइल का जो पाथ है सही नहीं है या फिर पीडीएफ उस पर अपलोडेड नहीं है। नेक्स्ट, विच एक्सेल फीचर अलाउज द एंट्री ऑफ ओनली वैल्यूज बिटवीन 1 and 100 इन अ सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल। और ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक आपको कराया हुआ है। बोल रहा है कि हम एक्सेल के कौन से फीचर्स का यूज करेंगे जो हमें 1 से लेके 100 तक के जो वैल्यूज है इन्हीं को अलाउ करेगा। जैसे मान लो कि आपने कोई सेल दिया, कोई सेल में आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे सिर्फ इसमें इंटीजर वैल्यू आए और वो भी है 1 to 100, 1 से लेके 100 तक के बीच के जो वैल्यूज है वही मैं सेल में डाल पाऊं या फिर कोई भी यूजर डाल पाए, तो आप क्या करोगे? एक्सेल का कौन सा फीचर है जो आपको बोलेगा कि भैया तुम केवल इंटीजर ही डाल पाओगे और वो भी 1 से लेके 100 तक? क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोल देगा, क्या फिर डेटा वैलिडेशन बोल देगा, गोल सीक बोल देगा या फिर कंसोलिडेट बोल देगा? देखो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा, जो मैंने आपको आई थिंक प्रैक्टिस इट 1, 2 या फिर 3 में बताया है कि इसका होता है डेटा वैलिडेशन। हम डेटा को वैलिडेट करेंगे कि जो डेटा हमें चाहिए, अगर मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ न्यूमेरिक डेटा मिले तो न्यूमेरिक हमें चाहिए तो केवल न्यूमेरिक ही एक्सेप्ट हो, वो होता है क्या, डेटा वैलिडेशन। बाकी जो ऑप्शंस हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है केवल सेल्स को हाईलाइट करता है या फिर फॉर्मेट करता है, डेटा को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल को क्या करेगा, हाईलाइट। गोल से क्या करेगा, फॉर्मूला के लिए डिजायर्ड रिजल्ट होता है। कंसोलिडेट क्या करता है, कई रेंज का डेटा एक जगह कंबाइन करता है। नेक्स्ट, while collaborating on a Microsoft Word document, one user wants to review all the modification before accepting them. एक यूजर है, कोलैब करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में वो चाहता है कि जितने भी मॉडिफिकेशन हो रहे हैं एक्सेप्ट करने से पहले उनको अच्छे से रिव्यू कर लिया जाए। कोई भी चेंजेस हो रहा है उसको एक्सेप्ट हमें करना है, पहले मैं क्या करता हूँ उसका रिव्यू कर लेता हूँ कि जो चेंजेस हैं हमारे भलाई के लिए हो रहे हैं कि नहीं। विच फीचर शुड बी इनेबल, किस फीचर के हेल्प से हम ऐसा करेंगे कि जैसे मान लो कोई भी हम डॉक्यूमेंट में चेंज कर रहे हैं तो पहले हम देख लेंगे कि क्या चेंज किए हैं, फिर उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। क्या मेल मर्ज हो जाएगा? तो मेल मर्ज मैंने आपको अभी बताया था कि मेल मर्ज के हेल्प से हम पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भेजते हैं, अपॉइंटमेंट भेजते हैं, कॉल लेटर भेजते हैं, इनवेलप्स भेजते हैं, ना कि रिव्यू करते हैं। क्या ऑटो टेक्स्ट हो जाएगा? ऑटो टेक्स्ट ये तो फीचर है इसका। वर्ड आउट हो जाएगा? नहीं, इसका होता है ट्रैक चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको ट्रैक करना है। नेक्स्ट, इसके लिए आप गो टू रिव्यू टैब में जाएंगे, फिर ट्रैक चेंजेस, आफ्टर एडिटिंग आप रिव्यू को यूज करेंगे जो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेगा आपके परमिशन के अनुसार। An Excel workbook containing pivot tables does not reflect recently added source data. What should be done first? एक एक्सेल है जो पाइवट टेबल को कंटेन किया है, अभी अभी जो आपने डेटा के सोर्स को ऐड किया है रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्या करना चाहिए? पल रिफ्रेश द पाइवट टेबल की रिफ्रेश कर देंगे। प्रोटेक्ट द वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों भाई? मर्ज ऑल सेल, क्या पूरा सेल हम मर्ज कर देंगे तो काम हो जाएगा? नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे, हाईलाइट थोड़ी करना है। पाइवट टेबल में जो चीजें हैं अपडेट नहीं हुई है तो पहले उसको रिफ्रेश करो ना, क्या कर रहे हो? पहले क्या करना है, उसको रिफ्रेश करना है।
तो गाइस अगर आप बीटीएससी लैब असिस्टेंट के लिए काफी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैच से पढ़ सकते हैं, जो इंडिया का सबसे भयंकर, मैं इसको बैच बोलूंगा। एक एक चीज इसमें आपको कराया जा रहा है जो आपको फुल्ली रेडी कर देगा। अगर आप रोज 3 से 4 घंटा पढ़ देंगे और इस कोर्स के अंदर जो प्रैक्टिस सेट है उसको 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे तो फिर यू आर गुड टू गो। आप इसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे ऐप से या फिर वेबसाइट से इसको इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारे नोट्स को भी ले सकते हैं। लेकिन आपको हाईली रिकमेंड किया जा रहा है कि अगर आप कोर्स से पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज इसमें देखने को मिलेगा, काफी सारा थ्योरी वीडियो, फिर प्रैक्टिस वीडियो, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों चल रहा है, लाइव क्लासेस भी इसमें चल रही है। और कोई भी डाउट होगा तो सिंपली आपको इस नंबर पे हमें मैसेज करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफी सारे वीडियोज हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।